नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, और उसका भाग 5 और बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का हमारा विवर्तन। आप कहेंगे सर ये शानदार क्यों है? तो इसलिए शानदार है क्योंकि जब एक नॉर्मल बात आपको बताई जाए कि अगर हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाएं या किसी क्लासरूम में ज़ोर ज़ोर से टीचर पढ़ा रहे हैं और या फिर बच्चे बातें कर रहे हैं तो हमें दूसरे क्लासरूम में उनकी जो ध्वनि है वो हमें सुनाई देने लग जाती है। या फिर कई बार आप देखते हो कि पड़ोस वाली क्लास में ताली बज रही है ज़ोर ज़ोर से, तो आपको पता लग जाता है हाँ भाई वहाँ पर तो कोई ना कोई खुशी का इवेंट होगा या कोई बात हो गई, इसलिए उन्होंने बच्चों ने क्या किया, ताली बजाई है। यदि आवाज़ आपको सुनती है तो ध्वनि किस प्रकार से, वो थी किसी दूसरे कमरे में लेकिन उसने मूवमेंट किया, मूवमेंट कर करके वो आपके कानों तक पहुँच गई। तो ये जो इस प्रकार की घटना होती है ना, ये विवर्तन कहलाती है। क्या होती है? विवर्तन कहलाती है। तो बच्चों कॉपी पेन से आप तैयार हो जाइए, आज हम पढ़ेंगे विवर्तन के बारे में। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आप जितने कंसेप्ट सीख सकते हो सीख लो, आगे आने वाले टॉपिकों में आपकी हेल्प हो जाती है। तो बच्चों हम जानते हैं किसके बारे में? विवर्तन के बारे में। देखिए विवर्तन होता क्या है? विवर्तन एक ऐसी प्रकाश की घटना है जिसमें प्रकाश तरंगों में, हालांकि ये अपने को बहुत ही कम दिखाई देती है दैनिक जीवन में, लेकिन ये ऐसी होती है। आपको ध्यान होना चाहिए, सीडी जो होती है ना, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क की कैसेट होती है गोल गोल, और अगर उसको हम प्रकाश में थोड़ा ऐसे करें ना तो हमें रंगीन रंगीन उसमें प्लेट दिखाई देती है। भाई जो आपकी सीडी की जो कैसेट होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क की, उसके ऊपर चलो उस फिल्म का पिक्चर आ गया, जस्ट उसके पीछे देखना आप, पीछे एकदम वो आपको वाइट वाइट दिखेगी, उसमें धूड़ी दिखेगी, धूड़ी वल्ले के आकार की। और फिर आप उसको प्रकाश में ऐसे करना प्रकाश में, तो आपको उसमें अलग अलग कलर के वर्त दिखाई देंगे कलर के। तो वो घटना क्या होती है? वो प्रकाश का विवर्तन ही होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि किसी अपारदर्शी अवरोधक, अपारदर्शी मतलब आप जानते हैं जिसके पार प्रकाश नहीं जा सकता, वो क्या होती है? अवरोधक होती है। या द्वारक, द्वारक हो सकता है कोई पतला छेद हो द्वारक, या पूरा दरवाज़ा है। भाई ज़्यादातर जो ध्वनि बाहर जाती है वो किससे जाती है? दरवाजे से जाती है। दरवाज़ा आप बंद कर दीजिए, ध्वनि भी क्या होती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब भी ध्वनि कहीं ना किसी माध्यम से बाहर निकल रही है। ठीक है, और बिल्कुल ही उसको क्लोज कर दीजिए, चारों तरफ कहीं कोई आपको स्पेस नहीं मिले तो आवाज़ बिल्कुल ही गायब हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने तथा उसकी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के फैल जाने की जो घटना होती है वो प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक है, यानी जो फोकस का एक जो प्रतिबिंब बन जाएगा वहाँ पर, जो एक इमेज चमकती हुई दिखाई दे रही है सीडी की कैसेट के अंदर, वो क्या होती है? वो एक प्रकाश का विवर्तन आधारित होती है। ठीक है, तो और अब खास बात क्या है, उसमें भी क्या है, प्रकाश जब रेडियोरेखी संचरण करता है ना वहाँ से, और जो विचलित होता है वहाँ से, अब सीडी की जो कैसेट है उसको आप प्रकाश के सामने कर रहे हो तो प्रकाश रेडियोरेखी आ रहा है, और फिर वहाँ से क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है, तब वो आपको घटना दिखाई दे रही है, और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन किसे कहते हैं? तो ये होगी बच्चों विवर्तन की परिभाषा, कि किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने तथा उसकी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के फैल जाने की जो घटना है वो क्या होती है? प्रकाश का विवर्तन होती है। देखो बात करें इसकी खोज की, तो बच्चों इसकी खोज की थी ग्रीमाल्डी ने। ठीक है ना, कुछ इसको ग्रीमाल्डी भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विवर्तन की खोज किसने की? ग्रीमाल्डी ने की थी। और इसकी जो व्याख्या है वो किसने की थी? वो इसकी व्याख्या की थी फ्रेनेल ने की थी। ठीक है, और फ्रेनेल ने इसको विस्तार से समझाया था। अब सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो ये है बच्चों कि विवर्तन की शर्त क्या होती है। विवर्तन की क्या शर्त होती है देख लीजिए। विवर्तन की शर्त के लिए ये आवश्यक है कि जिस तरंग को आप क्या कर रहे हो? आपतित करवा रहे हो, वो उस जिस पर आप आपतित करवा रहे हो उस द्वारक की तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए, यानी द्वारक का आकार उस तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो किसी तरंग के विवर्तन होने के लिए यह आवश्यक है कि जो द्वारक या अवरोधक है उसको हम विवर्तक करें। जो विवर्तन करने वाला है वो विवर्तक कहलाता है। तो द्वारक या अवरोधक का जो आकार है बच्चों वो तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। चलो हम इसको भी आगे विस्तार समझ लेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन से ही विवर्तन होता है, अदरवाइज विवर्तन नहीं होगा। अगर जिस द्वारक से निकल रहे हो, और चलो छोड़ो इसको, आप नॉर्मल समझिए कि एक मोटा आदमी है और दरवाज़ा पतला है, क्या वो उसमें से निकल पाएगा? तो आप कहेंगे सर नहीं।
क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो तरंग मान लीजिए आप, ठीक है, और जिससे वो निकलना चाहता है वो दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा क्या हो गया? द्वारक हो गया। तो द्वारक का आकार क्या नहीं है? उस तरंग दैर्घ्य की कोटि का नहीं है। अब मान लीजिए डबल दरवाज़ा है और आदमी उसमें से, वो मोटा आदमी वो उसमें से आराम से निकल सकता है। अब मान लीजिए उसमें 3 दरवाजे मान लो एक साथ और बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो 3 दरवाजों की साइज़ देख लो कितनी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना। अब उसमें आराम से निकल सकता है। 4 दरवाजों की साइज़ है तो उसमें आराम से निकल सकता है। लेकिन एक दरवाजे से वो मुश्किल से निकल पा रहा था, तो जब मुश्किल से उसमें नहीं निकल पा रहा था तो इसका मतलब वहाँ विवर्तन आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और जिसमें से वो निकल सकता है दैट मीन्स वो द्वारक का आकार उस तरंग की, जो तरंग वहाँ से बाहर निकलना चाहती है उसकी कोटि की है, ठीक है। तो ये क्या है? विवर्तन की शर्त है और ये मोस्ट है। विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन की शर्त क्या होती है, तो ये ध्यान रखना आप इस चीज़ का। अब देखो बच्चों, खास बातें जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं। दैनिक जीवन में हमें ध्वनि तरंग तो आराम से सुन जाती है। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कि एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में आवाज़ आराम से चली जाती है, ठीक है ना। तो जबकि हमने आवाज़ को मोड़ा नहीं है, हम तो बस बोलते रहते हैं, हमारी ध्वनि चारों तरफ चलती रहती है, बस आवाज़ एक दूसरे के पास पहुंच जाती है। आप किसी भीड़ के अंदर जोश चिल्ला कर देखिए, लोग आपकी तरफ देखने लग जाएंगे, इसका मतलब आपकी आवाज़ है, आपकी ध्वनि वो सबके कानों तक पहुंच गई है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों, वो 1 मीटर होती है। हो सकता है किताब में 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 मीटर में क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और दैनिक जीवन में क्या होते हैं बच्चों? जो अवरोधक होते हैं, द्वारक होते हैं, वो 1 मीटर की साइज़ से भी आप ये मानो कि चलते रहते हैं, क्योंकि खिड़की देख लो कितनी साइज़ की, दरवाज़ा कितनी साइज़ का है, ठीक है। किसी भी कमरे की अगर बात की जाए, और खुला आकाश तो पूरा खुला पड़ा है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छत पूरी खुली पड़ी है, आराम से चिल्लाइए आप, आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। एक तो आप कमरे में चिल्लाते हो तो आवाज़ आपके कमरे तक ही लगभग रहती है, और एक आप खुले मैदान में चिल्लाइए, आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। तो दैनिक जीवन में अवरोधक या द्वारक जो होते हैं ना, उनका आकार भी क्या होता है? इस ध्वनि की तरंग दैर्घ्य की कोटि का ही होता है। इसलिए हमें ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो दैनिक जीवन में आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों, प्रकाश तरंग जो होती है ना, उनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है, ठीक है। 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है। इसलिए जो साधारण रूप से जो अवरोधक होते हैं अथवा जो द्वारक होते हैं ना, वो इसकी तुलना में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो 10⁻⁷ मीटर बहुत ही सूक्ष्म है और सूक्ष्म है। लेकिन जो द्वारक होते हैं वो ये सूक्ष्म है, इसका मतलब 0.00 समथिंग होगी, ठीक है। 10⁻⁷ है ना, तो 0.00 चलेगी। और अगर हम किसी पतले छेद की बात करें या पतले स्लिट की बात करें, तो वो स्लिट लगभग 0.01 मान लीजिए या 0.1 मान लीजिए, तो लगभग 0.1 के तो समथिंग होगी, वो 0.01 है या 0.00 मान लीजिए। अब इससे सूक्ष्म आप और क्या मानेंगे? तो वो क्या होते हैं? द्वारक उससे भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसलिए हमें प्रकाश का दैनिक जीवन में आसानी से विवर्तन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, दैनिक जीवन की बात हो गई। तो कि दैनिक जीवन में जो ध्वनि तरंगे होते हैं उनका विवर्तन तो हमें आसानी से देखने को मिल जाता है, लेकिन प्रकाश तरंगों का नहीं। अतः साधारण परिस्थितियों में प्रकाश तरंगों का विवर्तन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो द्वारक होते हैं वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। स्लिट की चौड़ाई का मान तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक होने पर, अब आएगी शर्त वाली बात कि अगर द्वारक का आकार तरंग दैर्घ्य से क्या है? बड़ा है, तो विवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर डी क्या है? द्वारक का आकार है, लेमडा जिस तरंग की हम बात करें वो तरंग उस पर आपतित करवा रहे हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो विवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर लगभग बराबर है या मान लीजिए द्वारक का आकार तरंग से क्या है? छोटा है, ठीक है, तो अर्थात अवरोधक या द्वारक का आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि में होने पर आपको विवर्तन क्या होगा? दिखाई देगा, ठीक है ना। चलो, ये कुछ कंडीशंस हो गए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों ध्वनि तरंगों का विवर्तन। हालांकि हमने इसके बारे में जान लिया, फिर से और पढ़ लेते हैं कि विवर्तन सभी प्रकार की तरंगों का क्या होता है? एक गुणधर्म होता है। यानी हर तरंग के अंदर विवर्तन होता है, यानी तरंग का ये एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। परंतु ये उस अवस्था में प्रेक्षित होता है जब क्या होता है? अवरोधक या द्वारक का आकार प्रयुक्त तरंग दैर्घ्य की कोटि का होता है। ये बार बार वही बात आ रही है, कौन सी? कि विवर्तन की शर्त का पालन करता है। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य साधारण द्वारक या अवरोधक की कोटि की होती है, इसलिए ध्वनि का विवर्तन हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। इसलिए हमें ये एक नॉर्मल घटना लगती है, सामान्य घटना है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य हमेशा क्या है? द्वारक की कोटि से क्या होती है? अधिक होती है, द्वारक के साइज से अधिक होती है। इसी प्रकार वायु में ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य बच्चों, मैंने आपको बताया 1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर से लगभग 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं कि कण में होती है। और 1 मीटर तरंग दैर्घ्य की ध्वनि के लिए अवरोधक या द्वारक की कोटि 10 मीटर तक क्या हो सकती है?
उनकी तरंग साइज हो सकती है और यही कारण है कि ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है। भाई वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 332 बटा 332 बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, चलो चलिए आपका हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश तरंगों की। तो परंतु प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है, और सामान्य अवरोधक या द्वारक का आकार क्या होता है, इससे बड़ा होता है, इसलिए हमें प्रकाश का विवर्तन आसानी से दिखाई नहीं देता है। बस एक सीडी जो होती है, सीडी जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। धूप में आप उसको लेकर जाएंगे तो उसकी जो पीछे का भाग है वो बिल्कुल आपको रंगीन परतों में वलय के रूप में चमकता हुआ दिखाई देगा। हम बात करते हैं विवर्तन के प्रकारों की। देखिए, विवर्तन को जानना है तो विवर्तन के टाइप्स की भी हमें बात करनी होगी, और बिल्कुल सिंपल से टाइप हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। अब आप कहेंगे सर फ्रेनेल विवर्तन क्या है? तो फ्रेनेल विवर्तन वो होता है जिसके अंदर, देखिए ध्यान रखो, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। देखो एक वर्णी तो बात करनी पड़ेगी आपको, बिंदुवत प्रकाश स्रोत और पर्दा। एक तो प्रकाश स्रोत है और एक पर्दा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी की बात करो आप, तो प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तन क्या करते हैं, उत्पन्न करने वाले अवरोधक या द्वारक से। प्रकाश स्रोत और पर्दा कहाँ है, अवरोधक या द्वारक से क्या होते हैं, कम दूरी पर होते हैं, सीमित दूरी पर होते हैं। यानी स्रोत और पर्दे की जो दूरी ना, वो आपके द्वारक से क्या है, बहुत ही कम है, दूरी कम है। तो दूरी कम है तो सीधी सी बात है, वो विवर्तन क्या होता है, फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए कि प्रकाश स्रोत एवं पर्दे के लिए जो अवरोधक रखा हुआ है, जहाँ से विवर्तन करना है आपको, उनके बीच की दूरी क्या है, कम है, और दूरी ज़्यादा हो जाए तो क्या है, फ्रॉनहोफर विवर्तन है। चलो अभी फ्रेनेल की बात करते हैं, अभी और देखते हैं इसके बारे में। फ्रेनेल विवर्तन में आपतित और विवर्तित दोनों तरंगाग्र क्या होते हैं, गोलीय और बेलनाकार होते हैं। क्योंकि आपको पता है तरंगाग्र के अंदर अगर डिस्टेंस कम होती है तो आपको गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र देखने को मिलता है, लेकिन अगर दूरी बढ़ जाती है तो आपको तरंगाग्र कैसे मिलता है, समतल तरंगाग्र मिलता है। तो यहाँ दूरी क्या है, दूरी सीमित है, और दूरी सीमित होगी तो तरंगाग्र कैसा बनेगा, तरंगाग्र या तो गोलीय बनेगा या बेलनाकार बनेगा। लेकिन ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रकाश स्रोत कैसा है। अगर बिंदु प्रकाश स्रोत है तो गोलीय तरंगाग्र बनेगा, और एक ही प्रकाश स्रोत है तो आपका कैसा बनेगा, बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। तो यहाँ देखिए आप, एस क्या एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब ऐसे एक प्रकाश स्रोत है, ये क्या हो गया, पर्दा हो गया। तो अब इसमें डिस्टेंस क्या रखनी है आपको, डिस्टेंस कम रखनी है। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका तीव्रता वितरण का ग्राफ है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। चलो, डिस्टेंस कम है तभी तो ये बिंदु प्रकाश स्रोत है, या आप इसको क्या मान सकते हो, रेखिक प्रकाश स्रोत है। दूरी कम है तभी तो ये बने गोलीय अथवा बेलनाकार। चलो आगे बढ़ते हैं और फ्रॉनहोफर की बात करते हैं। जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोधक या द्वारक से प्रभावी रूप से क्या होता है, असीमित, यानी दूरी ज़्यादा होती है, असीमित दूरी पर होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं, ठीक है। और दूरी ज़्यादा है तो इसका मतलब तरंगाग्र कैसा होगा, बताओ, आपको पता है कि तरंगा कैसा होगा, समतल होगा, क्योंकि दूरी बढ़ाने पर गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र भी क्या होते हैं, अपने आकार को खो देते हैं, उनका आकार विकृत हो जाता है, अर्थात वो समतल तरंगाग्र के रूप में आपको प्राप्त होता है, ठीक है। चित्र की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, ठीक है। उत्तल लेंस लगा, उत्तल लेंस पे आपतित होंगे यहाँ स्लिट पर पहुँचेंगे, स्लिट से पहुँचने के बाद में फिर आपको उत्तल लेंस मिलेगा। उत्तल लेंस से एक तो केंद्रीय उचिष्ठ हो जाएगी, फिर एक ऊपर आएगी, फिर एक और आएगी। तो ये देखो एकांत क्रम में कम होती जा रही है, एकांत क्रम में कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रॉनहोफर विवर्तन। चलो ठीक है, अब हमने दोनों टॉपिक पढ़े, कौन से, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। अब आपको बस ध्यान से सुनना है और इसको समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या था। 2 डिफरेंस तो हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। कौन सा, एक तो पर्दे से जो दूरी ना द्वारक की, वो क्या है, कम होनी चाहिए, किसमें, फ्रेनेल में, और फ्रॉनहोफर में दूरी अधिक होनी चाहिए। मतलब एक में सीमित दूरी और एक में असीमित दूरी, ठीक है। प्राप्त होने वाले तरंगाग्र फ्रेनेल के अंदर क्या थे, गोलीय तरंगाग्र थे या बेलनाकार तरंगाग्र हो सकते हैं, और जो आपके फ्रॉनहोफर है उसके अंदर जो प्राप्त होने वाला तरंगाग्र है वो कैसा है, वो समतल तरंगाग्र है, ठीक है। चलो अब इसके अलावा जो बातें हैं उसमें हम पढ़ लेते हैं। एक और आपको याद दिला दूं कि हमने जो फ्रेनेल का जो चित्र देखा था उसमें किसी प्रकार का लेंस हमने काम में नहीं लिया था, और फ्रॉनहोफर में जो हमने काम में लिया उसमें एक लेंस, उत्तल लेंस लगा हुआ था। तो ये 3 तो आपको साफ साफ दिख गए। और एक और मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि पहला जो है फ्रेनेल, उसमें गणितीय विवेचना आसान होती है और अगले में क्या होती है, हार्ड होती है, किसमें, फ्रॉनहोफर में। और फ्रॉनहोफर विवर्तन से एकल स्लिट का विवर्तन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखो, प्रकाश स्रोत एवं पर्दा
दोनों विवर्तक से क्या होते हैं, सीमित दूरी पर होते हैं। विवर्तक यानी जो द्वारक लगा हो उससे, और ये देखो ये प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर हो सकता है। जितनी भी दूरी हो तो उस हिसाब से वो क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप आपको प्राप्त होता है। इसमें देखो आपतित और विवर्तित तरंगाग्र बच्चों क्या होते हैं, गोलीय या बेलनाकार हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेंगे प्रकाश स्रोत पर कि बिंदु प्रकाश स्रोत काम में लिया है या आपने रेखिक प्रकाश स्रोत काम में लिया है। इसमें आपतित और विवर्तित तरंगाग्र केवल एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि दूरी अधिक है तो आपको जो प्राप्त होने वाला तरंगाग्र है वो कैसा होगा, वो समतल तरंगाग्र होगा। ठीक है। इसमें प्रेक्षण बिना किसी दर्पण या लेंस की सहायता से लिए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इसमें जो प्रेक्षण है वो लेंस की सहायता से लिए गए हैं। ठीक है, लेंस की सहायता से प्रेक्षण लिए जाते हैं, वो भी कौन सा था, उत्तल लेंस था। अब बच्चों आपको पता है कि विवर्तन प्रतिरूप में केंद्र अदीप्त या प्रदीप्त दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। आपने फ्रेनेल विवर्तन का चित्र देखा था, नहीं देखा तो आप दोबारा देख सकते हो वीडियो को, उसमें देखना दूरी कम है तो जो पर्दे पर जो आपको प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है तो उसमें डिस्टेंस लगभग ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका मतलब वो दीप्त या अदीप्त दोनों ही प्रकार का उसमें हो सकता है। लेकिन जो हमने फ्रॉनहोफर में देखा है उसमें केंद्र में तो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में एकांतर क्रम में क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब उसके केंद्र में हमेशा क्या होती है, प्रदीप्त का मतलब है यहाँ पर ब्राइट, चमकीली। ठीक है, चलो इस विवर्तन में स्रोत एवं पर्दे की विवर्तक से दूरियां क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। और इसमें विवर्तक का झुकाव महत्वपूर्ण होता है। क्यों भैया इसमें झुकाव क्यों महत्वपूर्ण होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस से प्रकाश किरणों का नियम होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से लेंस से अपवर्तन के पश्चात अगर मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है तो फोकस से गुजरती है, या फोकस से जाने वाले प्रकाश की किरण है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अगर थोड़ा से भी आप बिंदु प्रकाश स्रोत को चेंज कर दोगे तो किरणें ऊपर की हो जाएंगी और मुख्य अक्ष से समांतर नहीं रहेगी किरण, और थोड़ा और ऊपर चली जाएगी। जो पर्दे पर जो आपको विवर्तन जो प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, नहीं उसकी स्थिति क्या बोलते हैं उसको, विस्थापना आभास हो जाएगा, स्थिति आभास हो जाएगी। ठीक है, चलो इसमें केवल एक विवर्तक का विवर्तन का प्रभाव होता है, और इसमें एक से अधिक विवर्तकों के विवर्तन का सम्मिलित प्रभाव हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें सिंपल सा है, दूरी कम है, सीधा सा जो भी दिखाना है उसमें प्रकाश डाला और प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें पहले एक उत्तल लेंस है, फिर आगे एक उत्तल लेंस है, तो उस दूसरे उत्तल लेंस से आप केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त कर रहे हो, या फिर उसके एकांतर क्रम में दूसरी उच्चिष्ट या निम्निष्ट आप उसमें प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें अलग अलग विवर्तकों का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो इसमें और आगे देखते हैं बच्चों। तो फ्रेनेल विवर्तन जो होता है उसमें देख रहे हैं हम कि सिद्धांतिक जो विवेचना है वो जटिल एवं केवल सन्निकट मान देती है। विवेचना क्या है, मैथमेटिक जो विवेचना वो क्या है, हार्ड है, सीधी सी बात करें तो। और यहाँ पर जो मैथमेटिक जो विवेचना है वो बच्चों क्या है, काफ़ी सरल है। सिद्धांतिक विवेचना क्या है बच्चों, काफ़ी सरल है एवं परिशुद्ध गणित की सहायता से ये होती है। चलो ठीक है, और एक इसमें बिना किसी विशेष उपकरण के हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी प्रकार की आपको अलग से उसमें उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन देखो यहाँ आवश्यकता होती है, क्योंकि आपतित और विवर्तित तरंगाग्र दोनों क्या होते हैं, समतल में प्राप्त होते हैं। तो समतल में प्राप्त होते हैं तो आपको पता है बड़ी साइज में होते हैं, तो उनको किस प्रकार से ऑब्जर्व किया जाए, तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें वहाँ पर एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो ये बच्चों ये हो गए फ्रेनेल एवं फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर विवर्तन की परिभाषा की बात की, विवर्तन की शर्त की बात की। ध्वनि तरंगों का विवर्तन हम प्राय दैनिक जीवन में देख लेते हैं, लेकिन प्रकाश तरंगों का हमें सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा हमने विवर्तन के प्रकारों की बात की है, और प्रकारों में हमने पूरा इसमें डिस्कस किया है। अब इस विवर्तन से हम फ्रॉनहोफर विवर्तन ज्ञात करेंगे एक्सल स्लिट्स की सहायता से, ठीक है ना। और इसके लिए बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।